हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर यूनिट्स की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि यूनिट क्या होती है या कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, और हमने इस यूनिट के बारे में कुछ पढ़ा। ये हमने अपने आप से एक यूनिट बनाई थी, नाम दिया था के को। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये के को कितना हमारा इसको कितना राइट्स मिल सकते हैं, कहाँ तक ये अपनी पब्लिसिटी कर पाएगा। ओके, सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ today's class is to discuss the different characteristics of unit selected for measuring physical quantities, and also what are the various systems of units, and we will also categorize all the physical quantities into fundamental physical quantities and derived physical quantities. So first of all we will take the characteristic of unit selected for measuring a physical quantity. जैसा कि हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। So the first characteristic of the unit that the unit should be well defined. The unit should be well defined का यहाँ मीनिंग क्या है कि कोई भी हम यूनिट अगर या स्टैंडर्ड हम सेलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल उसका वो स्टैंडर्ड हमारी समझ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये कितना डायमेंशन या ये कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे अगर अभी मैं आपको बाकी यूनिट्स की डेफिनेशन तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हमने अभी वो बताई नहीं है। मैं मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ लेकर आना चाहूंगी कि जैसे 1 मोल, आपने मोल कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो जैसे 1 मोल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री यूनिट्स एज देयर आर carbon atoms in exactly 0.012 kilogram of carbon 12। मीन्स अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो ये क्या है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 0.012 किलोग्राम, या आप इसको बोल सकते 12 ग्राम, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन of C12, means this is the name of the element that we have selected। C12 यहाँ हमने इसलिए इसको स्पेसिफाई किया है क्योंकि कार्बन में इसका आइसोटॉप कार्बन 14 भी आपको मालूम है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 1 मोल है ये क्वांटिटी, सब्सटेंस की क्वांटिटी की एक यूनिट सेलेक्ट की गई है, और इस यूनिट में एग्जैक्ट आपको इसको अच्छे से बिल्कुल वेल डिफाइन किया गया है कि आप कार्बन का कितना मास लेंगे, 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम कार्बन। उसमें जितने कार्बन के एटम्स होंगे उन कार्बन एटम्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 मोल। एंड यू नो दैट 1 मोल, हाउ मेनी 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी एंटिटीज, राइट। आपने 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो इसलिए द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स उसका एग्जैक्ट उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर हम पॉइंट पर आए, कैरेक्टरिस्टिक पर आए, द यूनिट शुड बी नीदर टू स्मॉल और नोर टू लार्ज, यानी कि यूनिट आपको एक अप्रोप्रिएट साइज की लेनी है। यूनिट आपको अप्रोप्रिएट साइज की मीन्स, अब देखिए ये हमने अभी हमारा यूनिट सिस्टम तो बहुत ही अच्छा अब हमारा डेवलप हो चुका है। तो यहाँ मैं एग्जांपल लेने के लिए मैं अपना जो मीटर स्केल है वो यूज करना चाहूंगी। तो इसका मीनिंग समझो, द यूनिट शुड बी नीदर टू स्मॉल नोर टू लार्ज। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा ये जो आपका नोटबुक है इसका साइज मेजर करो या इसकी डायमेंशंस मेजर करो, तो आपके पास अभी नॉन यूनिट्स में, लेंथ की यूनिट्स में अगर मैं बात करूं तो आपके पास मीटर, आपके पास ऑप्शन है यूनिट के लिए, सेंटीमीटर आपके पास ऑप्शन है, किलोमीटर आपने पढ़ा हुआ है, मिलीमीटर भी आपने पढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल मैं इन्हीं की बात करूंगी। मीटर, सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² मीटर, 1 मीटर का 100वां हिस्सा,
किलोमीटर ये मीटर से ज़्यादा है, 1000 मीटर्स के बराबर है, 10⁻³ मीटर। और मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है, 10⁻³ मीटर। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, राइट, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। जो सेंटीमीटर है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये डायमेंशन मेजर करनी है। इस डायमेंशन को मेजर करने में अगर मैं किलोमीटर का यूज करती हूँ तो ये अप्रोप्रिएट यूनिट नहीं है, क्योंकि किलोमीटर इस डायमेंशन के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। मिलीमीटर इस डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन जाएगा कि मैं किस में जाऊंगी, सेंटीमीटर्स में। किस में जाऊंगी, सेंटीमीटर्स में। एंड आई कैन इजीली मेजर द साइज और डायमेंशन ऑफ द बुक, and it is 21.5 centimeter. It is 21.5 centimeter in terms of centimeter scale. तो यानी कि आप जो भी यूनिट आपने सेलेक्ट किया, कि सपोज यही बात हमने उस दिन डिस्कस की थी, ये मैंने जो ईयरबड क्यों लिया था कि मुझे आपको एग्जांपल देना था कि मुझे नोटबुक का साइज देखना है। तो नोटबुक के साइज के कंपैरिजन में मुझे जो यूनिट सेलेक्ट करनी थी वो कुछ कंपैरेबल साइज की मुझे लेनी थी, यानी कि ना ज्यादा छोटी और ना ज्यादा बड़ी। ओके, अब अगर ये टेबल का मुझे साइज मेजर करना है या मुझे रूम का साइज मेजर करना है तो हम मीटर एक अप्रोप्रिएट यूनिट ले सकते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि नरेला से कनॉट प्लेस का डिस्टेंस बताओ तो ऑब्वियसली तुम सेंटीमीटर को सिलेक्ट नहीं करोगे, तुम किसको सिलेक्ट करोगे, किलोमीटर्स को, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया, द यूनिट शुड बी नीदर टू स्मॉल नो टू लार्ज। थर्ड पॉइंट क्या है, द यूनिट शुड बी इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का मतलब ये है जो डिस्ट्रॉय ना हो, जो डिस्ट्रॉय ना हो, कि आपकी यूनिट, आपने जो यूनिट या जो स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट किया है वो ऐसा सेलेक्ट किया है जो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है। तो ऐसा आप स्टैंडर्ड ना सेलेक्ट करें कि वो कभी ना कभी जो खत्म हो जाए और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड दोबारा से रीजनरेट करना पड़े, या उसको दोबारा से प्रोड्यूस करने का तरीका ही ना हो, रिसोर्सेज ही ना हो। तो आप यूनिट को ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो इम्पेरिशेबल हो, विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, राइट। फोर्थ पॉइंट, द यूनिट शुड नॉट बी, अब उसमें देखिए आपका जो केकू है इसमें अब कमी आ गई है। केकू प्लास्टिक का बना हुआ है और ये इसके दोनों साइड्स में वूल लगी हुई है, तो ये धूप में पिघल सकता है, ये गर्म जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ डिफॉर्म हो सकता है, और ये जो कॉटन है अगर बारिश में रखा गया तो कॉटन गीला होके इससे हट सकता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। तो ये यहाँ पर हमारा जो केकू है वो इस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसकी नेगेटिव स्कोरिंग शुरू हो गई है, राइट। नेक्स्ट, द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम। आपने जो यूनिट सेलेक्ट किया है वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि एक बच्चे का मैंने अपना एक सपोज हमने एक यूनिट लेंथ को मेजर करने के लिए 2nd क्लास के एक बच्चे को सिलेक्ट किया, और उस बच्चे के जो हाथ का साइज है हमने कहा कि ये यूनिट हमारी बन जाती है, लेकिन वो यूनिट समय के साथ इसका साइज कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा ग्रो करेगा और उसके हाथ का साइज टाइम के साथ बढ़ जाएगा। तो जो पाम साइज है वो भी आपका ज्यादा टर्म के लिए यूनिट हमारा ज्यादा वर्थ नहीं है, क्योंकि इट विल चेंज इट्स साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये भी खास ध्यान रखेंगे हम किसी भी यूनिट को बनाते वक्त या किसी भी रेफरेंस को सेलेक्ट करते वक्त, द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। यूनिट आपकी उसका साइज, जैसे अभी फिलहाल हम जो एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं लेंथ को मेजर करने की यूनिट पर ही हम ज्यादा अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ कहने का मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है, वट एवर इज द स्टैंडर्ड सेलेक्टेड बाय यू, इट्स डायमेंशन
should not change with the change in physical conditions like pressure, temperature. अब देखो केकु महाशय, टेम्परेचर बदलने पर इसका साइज चेंज हो जाएगा। अगर मैं कोई स्केल बनाती हूँ और मैंने वो लोहे का बनाया, आयरन का बनाया, कोई मेटेलिक मैंने स्केल बनाया, तो आपने ये पढ़ा है 9th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन में कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्सपेंशन भी होगा और कंप्रेशन भी होगा। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर विल बी लीनियर एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन, एंड व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर द substance or the metallic rod that will compress। तो वो साइज नहीं रहेगा जो साइज हमने सेलेक्ट किया था। तो यानी कि मौसम पर डिपेंड करेगा, बाहर के सराउंडिंग्स पर डिपेंड करेगा कि अब इस वक्त हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या कितना डायमेंशन मेजर कर रहा है, तो ये तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारा सिलेक्शन है यूनिट का वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो यूनिट है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज ना हो। सोचो, एक मीन्स आप एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आगे 1 मीटर को डिफाइन करते वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। जो आपकी यूनिट है अगर मान लीजिए वो डिस्ट्रॉय भी हो गई है तो आपके पास इस यूनिट के सिलेक्शन का कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ ली थी, द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। यानी कि यूनिट का क्राइटेरिया, उसका डेफिनेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि हम उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकें। अब इसमें आपको 1 मीटर का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जो 1 मीटर है, 1 मीटर को हमने जो आजकल डिसाइड किया हुआ है, जो आजकल हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 मीटर को माना जा रहा है, वो लाइट की वेवलेंथ की टर्म्स में है, रेडिएशन की वेवलेंथ की टर्म्स में है कि क्रिप्टॉन 86 एटम के 2 लेवल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, फिर वो ट्रांजिशन हायर लेवल से लोअर लेवल पर आएगा तो कुछ रेडिएशंस को, एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालेगा अपने अंदर से। और जब इन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी तो उस वेवलेंथ की टर्म्स में कि इतनी वेवलेंथ्स होनी चाहिए, उन वेवलेंथ्स को सम अप करोगे तो जितना डिस्टेंस बनेगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन पूरा डाटा के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आप ये देखिए, इसमें ना तो कोई मटेरियल आपने यूज किया किस तरह से कि आप एक रॉड बनाओ, आप एक स्केल बनाओ, आप लोहे का स्केल बना लो, आप प्लास्टिक का स्केल बना लो। इस तरीके का हमने कुछ भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं लिया, बल्कि हमने वेवलेंथ फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ यूज किया है। और ये जो डेफिनेशन है ये इतनी एक्यूरेट और एग्जैक्ट है कि अगर आप एक स्केल बनाते भी हैं वो डिस्टेंस के इक्वल, और वो अगर आपका डिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो भी जाता है, वो आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो भी जाता है, तो डेफिनेशन इतनी क्लियर है कि आप उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द यूनिट शुड बी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड। ये तो है ही, अगर आप कोई यूनिट बनाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना रिसर्च करते हैं, आप इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके बाद जो आपने यूनिट डिजाइन की है उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिलनी जरूरी है। हालांकि लोकल लेवल पर बहुत सारी ऐसे यूनिट्स बनी हुई हैं जो हम लोगों ने बनाई हुई हैं और उनको लोकल लेवल पर हमारी सोसाइटी में, हमारे एरिया में उसको एक्सेप्टेंस मिली हुई है। जैसे अगर आप देखें तो जो अपना आप घर में बातें करते हुए दादा दादी को बातें करते हुए सुनते होंगे कि जैसे जो प्याज वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में लाना हो या आलू ज़्यादा क्वांटिटी में लाना हो तो वो धड़ी वर्ड यूज़ करते हैं। धड़ी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 kg। तो ये कोई इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंट यूज़ होती है, फ्रीक्वेंट यूज़ होती है। यानी कि हम अगर देखें अपने दिल्ली या हरियाणा या यूपी साइड में, तो आप कहीं भी किसी से भी अगर ये यूनिट का जिक्र करेंगे कि मुझे 2 धड़ी आलू चाहिए, तो इतना मुश्किल नहीं होता कि सामने वाला इसको ना समझे।
तो इस यूनिट को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये यूनिट यूज में है। तो ये थोड़ा सा हमारा ये अपना लोकल लेवल कह लीजिए, या अपने नेशनल लेवल पर ये चीज, या स्टेट लेवल पर हम कुछ हमारी यूनिट्स चलती हैं जो, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो गोल्ड है या जो मेटल्स हैं, जो कॉस्टली मेटल्स है, गोल्ड सिल्वर, इनको आपने सुना होगा, अरे ये ऑर्नामेंट है, ये गहना है, ये कितने तोले का बना हुआ है, ये गले का हार बना हुआ है सोने का, कितने तोले का। तो तोला क्या है? वही हमारी लोकल यूनिट, ठीक है, ये कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट नहीं है, राइट बेटा। 1 तोला इज इक्वल टू 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब हम आते हैं, तो ये आप अब ये समझ के चलिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अगर एक यूनिट हमने सेलेक्ट करनी है तो वो इतना आसान तरीका नहीं है। दैट रिक्वायर्स lot of hard work, research and experiments. Now coming to, और देखिए आपको पकी पकाई कितनी अच्छी खिचड़ी मिली है, स्वादिष्ट खिचड़ी मिली है कि तुम्हारे लिए एक यूनिट नहीं ढेरों यूनिट्स आपके लिए डेवलप करके दी हुई हैं साइंटिस्ट ने, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इवन यूनिट्स के सेट्स हैं, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब देखिए कि कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वॉल्यूम, एरिया, ये इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनको मेजर करने के लिए इनके अलग अलग इनकी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें जो है, अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। मुझे यूनिट बनानी है, कितनी सारी यूनिट्स बनाऊंगी, कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट बनाऊंगी। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मैं लिमिटेड यूनिट्स बना के बाकी फिजिकल क्वांटिटीज का काम उन्हीं यूनिट से चला लूं। तो ये सब पहले रिसर्च हुआ और फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उन्हीं के बेसिस पर फिर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बने। तो इसमें आप देखिए सीजीएस सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है। इसमें जो सी है ये आपका सेंटीमीटर को डिनोट करता है, लेंथ की यूनिट बनेगी, राइट। और जो जी है ये ग्राम, इसका मतलब ग्राम को डिनोट कर रहा है और ये मास की यूनिट बनी। और जो एस है ये सेकंड को बता रहा है, ये टाइम की यूनिट बनी। तो एक चीज देखिए, सीजीएस सिस्टम यानी फ्रेंच सिस्टम है और इसमें 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया है, लेंथ, मास एंड टाइम, राइट। और इनमें बताने की कोशिश की गई कि लेंथ हमारे इस सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर इसका यूनिट है, मास के लिए ग्राम इसका यूनिट सेलेक्ट किया गया है और टाइम के लिए सेकंड यूनिट सेलेक्ट किया गया है। एफपीएस दैट इज ब्रिटिश सिस्टम, जहां एफ क्या है आपका बताता है फुट, यानी ये लेंथ के लिए है। और पी क्या है, ये डिनोट करता है पाउंड, ये बेटा मास के लिए यूज किया गया। और एस ये आपको समझ आ गया होगा, सेकंड, जो कि टाइम के लिए यूज किया गया। फिर एक थर्ड सिस्टम है दैट इज ऑल्सो फ्रेंच सिस्टम एंड दैट इज MKS। यहां M जो है ये मीटर है, इट इज फॉर लेंथ, और K ये है आपका किलोग्राम, ये आपका मास हो गया। और S अगेन इट इज फॉर सेकंड, जो आपका टाइम को डिनोट करता है। सीजीएस MK सिस्टम दोनों मेट्रिक सिस्टम है, मीन्स दे फॉलो डेसिमल सिस्टम्स, मीन्स जिसमें आप एक बेस यूनिट को यूज करके उसके आगे प्रीफिक्सेस लगाकर आप डिफरेंट यूनिट्स लेंथ की बना सकते हैं, मास की बना सकते हैं। और प्रीफिक्सेस में आपको बताऊं जैसे किलो, ओके, मिली, हेक्टो, डेका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रीफिक्सेस हो जाएंगे।
मीट्रिक सिस्टम के लिए एक मैं 5 मिनट का एक वीडियो आपका व्हाट्सएप पर शेयर करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा मीट्रिक वर्ड जो है वो क्लियर हो जाए। CGS एंड MKS सिस्टम्स, दीज आर मीट्रिक सिस्टम्स ऑल्सो। ओके, अब इन 3 सिस्टम्स के अलावा एक हमारा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और इट इज इन शॉर्ट एब्रीवेटेड एज SI। हम बार बार पढ़ाते, सपोज मैंने आपको फोर्स पढ़ाया, फोर्स की डेफिनेशन दी, कुछ एग्जांपल्स दिए, फिर फोर्स का कुछ फॉर्मूला दिया, उसके बाद में हम आ जाते हैं फोर्स की यूनिट पर। तो हम कहते हैं बेटे SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो कभी भी पहले हम CGS यूनिट या कोई FPS यूनिट सिस्टम में हम बात नहीं करते, हम सीधा आपको सबसे पहला जो यूनिट का इंट्रोडक्शन देते हैं SI यूनिट से देते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी में। तो SI सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्प्रूव्ड और एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं MKS सिस्टम का, राइट, एंड इट इज ऑल्सो मैट्रिक सिस्टम। तो यानी MKS, CGS, MKS सिस्टम अच्छे सिस्टम्स हैं, बहुत यूज में आते हैं, हम करते हैं यूज में, बहुत फ्रीक्वेंट यूज में हम लेते हैं CGS को, MKS को। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स का इम्प्रूव्ड वर्जन SI सिस्टम। इन द ईयर 1960, 1960 की बात है, रिसर्च में या डिस्कवरीज में यूनिट वाइज साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को कुछ दिक्कतें आई जो प्रेजेंट सिस्टम्स थे। तो उन्होंने कुछ ज़रूरत समझी कि हमें अपने मीट्रिक सिस्टम्स को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। सो इन द 1960, the 11th General Conference of Weights and Measures made an attempt to improve the 2 metric systems, that is CGS system and MKS system। यानी जो हमारे जो वेट्स हैं, मेजर्स हैं, जो हमारे जो मेजरमेंट से रिलेटेड हैं, जितने भी हम सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, यूनिट्स यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी एक कंट्रोल है। ये यूनिवर्स, ये हमारा वर्ल्ड वाइड कंट्रोल है और इनसे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। कुछ कॉमन डिसीजन लिए जाते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा लिए जाते हैं जिसमें सभी देशों के ये आपके साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, इंजीनियर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, मीन्स जो भी जो आपके जो ऑथराइज्ड पर्सनालिटीज हैं वो उसको अटेंड करते हैं। तो ये बात है 1960 की। और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान, वेट्स और मेजर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान ये कहा गया, ये प्रपोजल रखा गया दैट टू इम्प्रूव द 2 metric system, CGS system and MKS system, and this attempt was made to meet the varied needs of scientists, technologists and engineers. This conference introduced the international system of units. इसी कॉन्फ्रेंस में इस SI सिस्टम का जन्म हुआ। Okay, the recommendations of this conference were endorsed by both the International Standards Organization, ISO, and International Electrochemical Commission, IEC, in 1962, 1962 में। तो जो वेट्स और मेजर्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस है, कि पहले ये इसके यस के स्टैंप लगाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो इन 2 कमीशंस ने, एक तो आपका ISO ने और एक IEC ने 1962 में इस सिस्टम को अप्रूव किया। अब इस सिस्टम की जो क्या इसमें खास बात थी, क्या इम्प्रूव्ड इसमें आपने जो बातें हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट यूनिट्स की, तो वो किस तरह की हैं, ये हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक में, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ओवर अदर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। लेकिन उससे पहले मुझे एक यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। पहले हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं
उनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल मीन्स बेस। The physical quantities are those which cannot be defined in terms of other quantities. They are called fundamental quantities. वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में नहीं डिफाइन की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपके कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में नहीं डिफाइन की जा सकती, राइट। आप इस बात को कैसे समझेंगे जब मैं डिराइव्ड का एग्जांपल आपको दूंगी। सोचो कि फोर्स है, आप कहते हैं फोर्स मैम इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और आप कहते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आपने मास और एक्सेलरेशन को यूज किया फोर्स को डिफाइन करने में, राइट। आप एक्सेलरेशन पर चलिए। एक्सेलरेशन आप कहते हैं मैडम ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है। आपने एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी और टाइम को यूज किया। आपने वेलोसिटी पर आ जाइए, डिस्टेंस, if I talk that the object is moving in a straight path, then we can define velocity or speed in terms of distance traveled. I will write it as speed. Speed is equal to distance divided by time, right। आपने स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपने डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम को आपने यूज किया। फर्दर आप अब इसको आगे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहाँ पर पहुंचे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का यूज कर रहे हैं, और जब आप उसको रिजॉल्व करते करते उस बेसिक पॉइंट फिजिकल क्वांटिटीज पर आ जाते हैं, उसके बाद आप फर्दर उस एक्सप्रेशन को, उस फॉर्मूले को आगे रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो जब आप उन बेस यूनिट्स पर आ जाते हैं, तो वो जो बेस यूनिट्स जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे, दोज आर कॉल्ड द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोबारा से पढ़ते हैं, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैनॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फोर्स जो है ये फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। इसको जब आप रिजॉल्व करते करते आए और आप जब वेलोसिटी पर आए, तो फिर आपने देखा डिस्टेंस, टाइम, लेंथ और टाइम पर आने के बाद हम लेंथ और टाइम को आगे नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ लेंथ और टाइम फिर इस कैटेगरी में चले जाते हैं कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड दीज आर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज अब आप समझ ही गए हैं। दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड और डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन कर पाते हैं, इसीलिए इनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनकी यूनिट्स भी फंडामेंटल यूनिट्स कही जाएंगी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनकी यूनिट्स क्या कहलाई जाएंगी? डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल बेस यूनिट्स क्या हैं? which cannot be derived from other units and also cannot be resolved into other more simpler units। अब जैसे मीटर, ठीक है, आपका मीटर हो गया, ये आपका लेंथ के लिए फंडामेंटल बेस यूनिट है। ठीक है, आपका किलोग्राम, ये आपका मास के लिए है। ओके, आपका सेकंड, ये आपका टाइम के लिए है। इनको हम फर्दर किन्हीं दूसरी यूनिट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स के टर्म्स में नहीं लिख सकते। किलोग्राम को अब आप 1000 ग्राम तो लिख सकते हैं। यहां पर लेंथ, मास, टाइम, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से लीजिए कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। प्रीफिक्सेस बदल जाएंगे, एक यूनिट के सामने प्रीफिक्सेस बदल सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप नहीं यूज करेंगे अगर आप बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट की, राइट। तो आप लेंथ के लिए हम यूनिट ले रहे हैं मीटर, मास के लिए हम यूनिट ले रहे हैं किलोग्राम, टाइम के लिए हम यूनिट ले रहे हैं सेकंड, ऐसे ही टेम्परेचर के लिए हमारी यूनिट होगी केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर यूज करेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला वी विल यूज, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस we will use more, right? अब there is another category that is derived units. These can be derived from base units. जैसे कि न्यूटन की अगर मैं बात करूं, न्यूटन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। आप न्यूटन को और कैसे लिखेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें किलोग्राम, क्योंकि अब इसका अगर बात करें तो न्यूटन है या फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास, एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन मैं जस्ट फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ इंडिकेट करना चाह रही हूँ। अब ये वेलोसिटी, फिर अब मास और टाइम तो आगे फंडामेंटल, इनमें तो और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन वेलोसिटी हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नीचे आ जाएगा टाइम का स्क्वायर। अब देखिए मास, लेंथ, टाइम, फोर्स को हमने बिल्कुल रिजॉल्व कर लिया है बेस यूनिट्स की टर्म्स में। मास हमारा किस में आ जाएगा? किलोग्राम में, डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में, और टाइम स्क्वायर ये आ जाएगा सेकेंड रेज़ टू पावर -2। तो जो फोर्स है इसकी जो यूनिट है न्यूटन, ये बेस यूनिट्स की टर्म्स में डिराइव की गई है। तो यानी कि जो फोर्स की यूनिट न्यूटन है ये एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम कई एग्जाम्पल कर चुके हैं। एक्सेलरेशन भी एक तरह से हमने डिस्कस कर लिया, वेलोसिटी को भी एक तरह से डिस्कस कर लिया। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास किलोग्राम, वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा इसमें? मीटर क्यूब। अब ये देखिए, अब डेंसिटी को मैंने मास और वॉल्यूम में एक्सप्रेस किया, आगे फर्दर मैं इसको नहीं रिजॉल्व कर पाऊंगी, तो इसकी जो यूनिट बनेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये यूनिट डिराइव्ड यूनिट में आएगी, क्योंकि इसमें 2 बेस यूनिट्स का यूज किया गया है, किलोग्राम और मीटर, राइट बेटा। तो इसी तरीके से आप कोई भी यूनिट ले लीजिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिया मोमेंटम, मोमेंटम P होता मास इनटू वेलोसिटी। तो मास, वेलोसिटी, मास तो बेस है ही, इस पर तो हमें कोई वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। वेलोसिटी हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब आ गए ये तीनों, मास, डिस्टेंस, टाइम, ये तीनों क्या है? आपकी बेस यूनिट्स। अब इसकी जो आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मास के लिए, मीटर डिस्टेंस के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए हमने यूज किया, ये मोमेंटम की यूनिट हो गई, एंड इट इज डिराइव्ड 1। तो बेटा आपके लिए अब जो आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप एक लिस्ट बनाएंगे और वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे कि अब तक मान लीजिए आपने जो साइंस सब्जेक्ट है उसको सीरियसली आपने 6 ऑनवर्ड्स लिया होगा, तो 6 से लेकर 10 तक आपने कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा है, और वो फिजिकल क्वांटिटी, उनकी फॉर्मूला और यूनिट क्या है, ये आप एक लिस्ट बनाकर आप व्हाट्सएप पे डालेंगे। ये आज के लिए आपका होमवर्क है,
राइट। क्योंकि जब तक आप जितनी भी आप फिजिकल क्वांटिटीज जानते हैं, जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे का डिस्कशन वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे या कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें दिक्कत आएगी। तो ये जो आज मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज दैट you studied from your 6th class to 10th class, right? And write their formula and units. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की जो हमने बात की, फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स की जो हमने बात की, उसमें मीटर हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये इंटरनेशनली अब इनको कैसे डिफाइन किया गया है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमारे साइंटिस्ट ने मीटर लेंथ, ये मीटर के लिए, किलोग्राम के लिए, सेकंड के लिए, ऐसे क्या क्राइटेरिया सोचे हुए हैं जो रिप्रोड्यूसिबल भी है, इम्पेरिशेबल भी हैं, और दे आर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट क्लास में हम उन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बड़ी ही घुमाने वाली, दिमाग घुमाने वाली डेफिनेशंस हैं, तो मैं आपको उनका एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी डेफिनेशंस का। क्लास होने से पहले आप उनको एक बार पढ़ेंगे ज़रूर, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? एंड टिल देन, गुड बाय, stay healthy and stay safe. Thank you.